तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो वाटर रिसोर्स नाम का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, इसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जो कि 11 पेजेस का चैप्टर है। नॉट ओनली दिस, हम लोग साथ ही साथ जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, उन सबको भी हम लोग साथ ही साथ कवर करेंगे, जो कि अगेन ये 4 पेजेस का है। तो प्रीवियस ईयर भी आपको हम कवर करके देंगे, एनसीईआरटी भी कवर करके देंगे, और इस वीडियो के अंत में हम कुछ गिने चुने 5 से 10 सवाल आपके लिए अपलोड करेंगे इस वीडियो के एंड में, जो आपको बहुत 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 काम आएगा। तो एटलीस्ट प्लीज़ एक काम कीजिएगा कि उतने क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो के दौरान हम जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उन सारे क्वेश्चन को एक साथ समझ लीजिएगा, और प्लीज़ उतना पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइटेड एनसीईआरटी को ज़रा देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स में। सबसे पहले आप इस चैप्टर में आते हो, एक नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो है पिंकी और चिंटू की एक कहानी। पिंकी और चिंटू पानी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे कि पानी का पर्पस क्या क्या है, पानी क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये आपको नहीं पूछेगा। ओके, तो सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आ जाइए। सबसे पहले आपको ये पढ़ के जाना है कि धरती का 3/4 पार्ट जो है वो क्या चीज़ से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड, और इसमें से जो फ्रेश वाटर होता है वो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, और ये फ्रेश वाटर कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला है, ये जो वाटर होता है कभी ख़त्म नहीं होता। भाई, बिकॉज ये एक हाइड्रोजन साइकिल से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन साइकिल कभी आपने पढ़ा होगा, बहुत तरह के साइकिल होते हैं, लाइक नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, उसी तरह वाटर साइकिल जिसको हाइड्रोजन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत धरती में पानी कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए वाटर क्या है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने बता दिया। सबसे पहला कि वाटर 3/4 लैंड सरफेस में जो है ज़मीन धरती का 3/4 कवर्ड है। फ्रेश वाटर जो है हम लोग पीते हैं, जो कि सरफेस रन ऑफ से मिलता है या तो ग्राउंड वाटर से मिलता है। देखिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि ये सरफेस रन ऑफ क्या होता है या ग्राउंड वाटर क्या होता है, बस होता है मतलब होता है। इतना टाइम आप मत दीजिए कि आप सारी चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करना है यहाँ पर। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो एक एक करके डीप में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला देख सकते हैं, बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव एब्सोल्युटली विदाउट वाटर। मतलब आने वाले समय में दुनिया में लगभग 2 अरब लोग ऐसे होंगे जो पानी की कमी से मरेंगे, या तो उनको पानी की कमी होगी। तो ये पॉइंट ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आपको ये पढ़ना था कि जो टोटल अर्थ है, अर्थ में जो वाटर्स है, दैट इज़ कॉल्ड 71% जो वाटर है, इसमें से 96.5% जो है ये कौन सा वाटर है, तो ओशंस में पाया जाता है, एंड रिमेनिंग 2.5% वाटर जो है ये फ्रेश वाटर है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और भी है कुछ बातें, और ये दोनों बातें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए आपको दिखाई देते हैं, पहले ज़रा देखिएगा, हम आपको पहले दिखा देते हैं। हम प्रीवियस ईयर में आते हैं यहाँ पर, और ये रहा आपका सवाल। सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिट्स एज ओशन, तो 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती में कितने परसेंट वाटर फ्रेश वाटर है, तो वो 25%। ये भी हम आपसे पूछे थे, ये 2010 का सवाल है सीबीएसई का। व्हाट राइट द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, तो ग्राउंड वाटर या तो सरफेस रन ऑफ, तो ये दोनों में से कोई एक लिखना था। तो इतना देर जो भी हमने आपको बोला उसमें से 3 सवाल प्रीवियस ईयर में मैच कर रहा है। अब आगे पढ़ते सुनते चलिएगा, बस आपको बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं। ओके, और अगर आप पूछोगे ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता, इसको कट कर देते हैं। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता, इसको भी हम कट कर देते हैं। आगे बढ़ते चलिए आपको समझाते हुए। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वाटर स्कर्सिटी। एग्जाम में सीधा पूछेगा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्कर्सिटी, मतलब पानी का कमी होने का रीज़न क्या क्या है। और इस पूरे चैप्टर में आपको इसका आंसर बहुत सारी जगह पर मिलेगा। जैसे कि पहला आंसर देख लीजिए, ये रहा। यहाँ पर रीज़न क्या बताया जा रहा है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़, ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। ये एक पहला रीज़न है। 3 रीज़न है जो कि पानी का कमी होने का रीजन। ओके, तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है। आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ भी रीजंस दिया गया, तो वो आगे देख लेंगे। अभी बस यहाँ समझ लीजिए, वाटर स्कर्सिटी के 3 रीज़न आपकी इस पेज में दिया गया है। सबसे पहला ओवर एक्सप्लोइटेशन, दूसरा है एक्सेसिव यूज़, एंड तीसरा है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर।
इसके ऊपर वाले टॉपिक पर ज़रा आइएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, वुमन बैलेंसिंग मेनी मटकास earthen pots used for collecting and storing water and traveling long distance to get water। तो अगर आपसे पूछ दे कि औरत जो राजस्थान के साइड में रहती है ये अपने सर पर मटका लेके क्यों घूमती है, उसका पर्पस क्या होता है। तो आंसर बस इतना सा था क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है और पानी लेने के लिए बहुत ही दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है और इसीलिए वो लोग औरत सब पानी मतलब मटका में वो रख के जाती है, दूर से पानी लाती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट आप समझ सकते हो कि मे भी पूछा जा सकता है कि देख लेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। यहाँ भी कुछ पढ़िएगा, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये रहा अगला सरफस कि जो फ्रेश वाटर कैसे कैसे हम पा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आप लोग बस ग्राउंड वाटर लिखे हुआ था आपने देखा भी, लेकिन आप सरफेस रन ऑफ भी लिख सकते थे। एक और आंसर, अब आप प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हो। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, तो बारिश या सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर से आपको क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये 3 आंसर आपको मिल चुका है कि फ्रॉम वेयर वी डू वी गेट द फ्रेश वाटर, ओके, या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, ये हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर सरफेस बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कर्सिटी, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एरिया में पानी बहुत हो फिर भी वहाँ पानी की कमी हो सकता है। तो आंसर हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे पानी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इस्तेमाल भी बढ़ेगा, और जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो उससे पानी की कमी भी ज़रूर होगी। देखिए जब आबादी बढ़ता है तो खेती बाड़ी करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना मतलब हायर फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ग्रेन प्रोडक्शन, और ग्रेन प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए, जिसको हिंदी में सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, और इसके कारण पानी की कमी हो सकती है। यही सब पॉइंट आगे लिखा है, जरा पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास अपना कुआं या तो अपने पास ट्यूब वेल्स है जो कि वो लोग यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए, और जिसके कारण पानी की कमी होने लग जाती है। और यही है लास्ट लाइन, दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे ग्राउंड वाटर लेवल घटने का कोई एक रीज़न बताइए, या तो अगर ऐसे पूछ दे फार्मर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ या फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, हाउ, कैसे किसान जिम्मेदार है ग्राउंड वाटर का पानी कम होने में, तो आपको ये रीज़न बता देना है क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, जिसके कारण वाटर सरफेस का वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है ये घट रहा है। तो आपको ये बात भी बता देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है आज़ादी के बाद बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब एमएनसी कंपनियाँ बनी हैं जो कि वाटर को अलग अलग वे में यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल कोको कोला कंपनी, या जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, या जो मीट प्रोडक्शन कंपनियाँ होती हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती है, या कोई चिप्स का फैक्ट्री हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, और ये पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा भारत देश में केवल जो पावर जनरेशन के लिए जो बिजली पानी से पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, ये 22% ऑफ द वाटर सरफेस को ये निकालता है, मतलब 22% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इस वाटर की मदद से भारत देश में। तो ये भी एक पॉइंट था। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट कुछ देखोगे तो ये रहा अनदर सिचुएशन, एक सिचुएशन की बात किया जा रहा है, ज़रा सुनिएगा। अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कर्सिटी, दिस स्कर्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब ज़रा याद कीजिए, थोड़ी देर पहले आपको हम ये बताए थे कि कभी कभार क्या होता है कि पानी है बहुत सारा लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि मतलब ढंग से वो कम पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ने के कारण एग्रीकल्चर पर्पस में और अलग अलग पर्पस में ये पानी यूज़ हो जाता है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कभी कभार ऐसा भी होता है कि पानी बहुत ज़्यादा है फिर भी वो सफिशेंट नहीं हो पाता। रीज़न क्योंकि उस पानी का जो क्वालिटी है वो क्या होगा, इट मे बी ऑफ बैड क्वालिटी, ओके। तो ये भी एक रीज़न आपको बस याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये रहा नेक्स्ट 2-3 रीजंस और दिया गया, 2-3 रीजन जरा देखिएगा कौन सा रीज़न है और किस तरह का रीज़न है ये हम आपको बताते हैं। एक मिनट, अब देखिएगा ज़रा। ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विल
पोवरिश दिस रिसोर्स, मतलब ख़त्म कर देगा। किसका मतलब, अगर आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या पानी का मिसमैनेजमेंट करते हो, इससे भी पानी ख़त्म हो जाएगा। तो दिस आर अगेन सम ऑफ द कॉसेस ऑफ वाटर स्कर्सिटी, और इवन नॉट ओनली वाटर स्कर्सिटी, दे कैन ऑल्सो कोज इकोलॉजिकल साइकिल में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इसको भी क्रिएट कर सकता है, आपको ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। इसमें दो चीज़ें कंफर्म आती है, पहला है डैम और दूसरा है आपका ये मैप। हम आपको पहले मैप दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा। ये जो आप मैप देख रहे हो एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 8 से 10 ऐसे नाम पढ़ना है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। पहले हम आपको वही दिखा देते, ये रहा। एग्जाम में सीधा पूछ देगा सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, और ये कौन से नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे हैं। सेकंड है बाकरा नंगल डैम, ये कौन से नदी पर है, तो ये सतलज रिवर के नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो है तहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड में है। ये आई गेस नहीं होगा, फिर भी याद रखिएगा। और ये गंगा रिवर पर है, आपको याद रखना है गंगा रिवर। नेक्स्ट आपके जो एनसीईआरटी में है वो है राणा प्रताप सागर डैम, या एक और है गांधी सागर डैम। ओके, तो ये जो है पढ़ लीजिएगा, राजस्थान में है। और ये आई गेस हम रिवर का नाम भूल रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द चंबल रिवर। तो चंबल नदी के किनारे हैं गांधी सागर या तो राणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी उड़ीसा के तट पर है। नेक्स्ट कोयना, ये आपसे यहाँ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नागार्जुन सागर डैम, जो कि किस रिवर के किनारे हैं। तो यहाँ पर आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे मे भी, क्योंकि यहाँ से तुंगभद्रा आ रहा है, यहाँ से कृष्ण नदी आ रही है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा मेजर रिवर कौन है, तो कृष्णा होती है। इसलिए नागार्जुन सागर डैम किस नदी के किनारे, अगर आपसे कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा कृष्णा रिवर के अंदर। मेट्टूर डैम, ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये कावेरी नदी के किनारे, आपको बस याद कर लेना है, और ये पिछले कुछ सालों से पूछा नहीं जा रहा। नेक्स्ट है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है और ये महानदी के किनारे है। तो इस तरह कुछ है जो हम जितना याद है हम आपको बता दिए। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है मैपिंग में, तो ये भी आप लोग को करना है। किस टॉपिक के अंदर, तो टॉपिक का नाम था मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहला सवाल, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं या कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आंसर है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बनाकर हम लोग पानी को बचा सकते हैं। बाय गिविंग पीपल द राइट नॉलेज, उनमें अवेयरनेस फैलाकर पानी को बचा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पुरानी कहानी दिया गया, चलिए पुरानी कहानी में आते हैं। क्या है ये पुरानी कहानी, ज़रा सुनिएगा। यहाँ बताया जा रहा है, archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like, तो अगर आप एग्जाम में पूछ दें नेम 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, तो आपको बताना है डैम्स, देन उसके अलावा डैम्स जो कि कहाँ बनाया जाता है, दे आर बिल्ट ऑन स्टोन रबल रिजर्वियर्स और लेक्स एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स। तो एक पुराना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसके ऊपर जिसमें हम लोग क्या बनाते थे, वाटर को स्टोर करने के लिए बनाते थे या फ्लड कंट्रोल होने से बचाते थे। तो वो था डैम्स। और ये डैम्स किस चीज़ के किनारे बनाया जाता है, तो रिवर बैंक्स जिसको एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, लेक्स, कैनाल्स, इन सब के किनारे बनाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो आपको ये 1 वर्ड प्लीज़ याद करके जाइएगा। सिंपल ट्रिक है, पढ़ने लायक सिर्फ हम बता रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर है श्रृंगावेपुरा, ये इलाहाबाद में, बस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नाम नीचे आइएगा, ये रहा, पूछ देगा एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का नाम बताइए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भोपाल लेक है। पूछ देगा हाउस खास कहाँ है, तो याद रखिएगा ये इल्तुतमिश नाम के एक राजा द्वारा बनाया गया था, जो कि सीरी किला में है। तो आपको ये 3 बातें यहाँ पर याद रखना है। हम दोबारा से बताते हैं, ज़रा सुनिएगा। श्रृंगावेरपुरा जो कि इलाहाबाद में है, उसके अलावा भोपाल जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। तीसरा हाउस खास जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया है, जो कि सीरी किला में है। ये इतना चीज़ आपको पढ़ लेना है। अगला है व्हाट आर डैम्स, डैम्स क्या होता है एंड हाउ डू दे आर हेल्पफुल इन कंजर्विंग द वाटर। तो क्या है डैम्स, तो आंसर उसके जस्ट नीचे पढ़ लीजिए। डैम्स वेयर ट्रेडिशनली बिल्ट ऑन
impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture fields। तो व्हाट इज डैम्स? तो डैम्स वो पुराने तरीके होते थे जिससे हम लोग पानी को बचाते थे कि जब आगे कभी इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब इसका पर्पस ज़रा देखिएगा, नाउ एडिस दे आर नॉट जस्ट यूज फॉर इरीगेशन बट देर आर सो मेनी अदर यूसेस। तो ये है आपका एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द यूसेस और व्हाट आर द पर्पस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, या व्हाट आर द यूसेस या तो पर्पस ऑफ मल्टी डैम्स। डैम्स का काम क्या होता है? तो सबसे पहला इरिगेशन प्रोवाइड करना, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तीसरा वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए, फोर्थ फ्लड कंट्रोल के लिए, फिफ्थ रिक्रिएशन के लिए, सिक्स्थ इनलैंड नेविगेशन के लिए, सेवन्थ फिश ब्रीडिंग। और ये जो रिक्रिएशन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टूरिज्म पर्पस से प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह 6-7 यूसेस दिया गया है डैम्स का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। हम इतना दावा दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ कहानियाँ जो कि हम भगा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। सतलज ब्यास जो बेसिन है, यहाँ पर है बाकरा नंगल डैम, जिसका मेन पर्पस है बिजली प्रोडक्शन करना और इरिगेशन के लिए यूज़ करना। जबकि जो ओडिशा का जो हीराकुड डैम है जो कि महानदी पर है, इसका मेन काम है वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल करने का मेन काम है। तो ये आपको ये याद कर लेना है कि किस दो ही पढ़ना है, एक बाकरा नंगल डैम जो कि सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश, और एक है आपका हीराकुड डैम जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। इन दोनों का पर्पस आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक का है बिजली प्रोड्यूस करना और एक का काम है कंजर्वेशन का, फ्लड कंजर्वेशन से। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। एक और पॉइंट, डैम का एक और डेफिनेशन आपके यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज डैम? डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि बेसिकली डैम्स होता क्या है। डैम्स रिफर टू द रिजर्वियर रैदर दैन द स्ट्रक्चर। तो ये बस पॉइंट याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने कहा था कि डैम्स जो होता है दे आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो किसने कहा और क्यों कहा? तो आंसर पढ़ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बट वाई? तो रीज़न यहीं पर मैंशन है, ज़रा पढ़ लीजिए। रीज़न है the reason being that it could be integrated development of agriculture and the village economic with rapid industrialization and growth of economic। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस पॉइंट को आप रट लीजिए। जस्ट रट लीजिए, मतलब रट लीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों नेहरू जी ने डैम्स को मॉडर्न टेम्पल्स कहा था। इसके बाद आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं आप देख पा रहे होंगे, सीधा मेन टॉपिक आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ना क्या देख लीजिए। डैम्स के बहुत सारे प्लस पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डैम्स के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो कि हम लोग को झेलना पड़ता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी क्या पता आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ज़रा देख लीजिए क्या क्या है इनके नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। तो सबसे पहला ये डैम बना के पानी को रोकने से क्या होता है, जो उनका नेचुरल फ्लो होता है उसमें गड़बड़ी आ सकता है, जिसके कारण विच कॉजेस पोअर सेडिमेंटल फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है रिजल्टिंग इन द रोकियर स्ट्रीम बेड्स। तो ये सेकंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। थर्ड, पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक एनिमल्स, ये इसका थर्ड इम्पैक्ट है। फोर्थ है इट कैन ऑल्सो कोज फ्रैगमेंट रिवर्स, ये रिवर को फ्रैगमेंट कर सकती है, मतलब टुकड़ों में बांट सकती है, ये भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ उस पानी में रहने वाले जो भी एक्वेटिक फौना होते हैं, मतलब एनिमल स्पीशीज़ होते हैं, उन सबको भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है। स्पेशली किसको? स्पॉन नाम के जो स्पीशीज़ होते हैं पानी में, इनको अफेक्ट करता है। तो दिस ऑल आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मेकिंग ऑफ डैम्स। तो प्लीज़ आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि यहाँ आपको बोले थे कहाँ पर, ये वाला जो हम दिखाते हैं, एक मिनट जरा देखिएगा, ये वाला हम इसको इरेज करके फिर आपको दिखा देते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट था क्या। एक मिनट, सॉरी ये हट नहीं रहा है, हाँ हटा देते हैं। अब ज़रा देखिएगा व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो आपको बोले थे ये मदद करता है नॉट ओनली इरीगेशन बट ऑल्सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। तो इन सब में ये हेल्पफुल है। और क्या क्या चीज़ों में ये नुकसानदायक है? तो नुकसानदायक जो अभी बोल रहे थे ये सारे पॉइंट्स, तो ये सारे इसके नुकसान हैं। तो आपको इतना पॉइंट्स तो रटना ही पड़ेगा, कम से कम 5 पॉइंट प्लीज़ रट लीजिए। ओके, तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या इतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट है? तो नहीं, और भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, ज़रा देखिएगा। सबसे पहला यहाँ से पढ़ रहे हैं,
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम ऑल्सो सीन एज द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट। इसके कारण बहुत तरह के सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि तहरी डैम आंदोलन। ये सब क्यों हो रहा है? इसके कारण लोगों को अपना घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, मतलब माइग्रेट करना पड़ता है अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर डैम्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जिसके कारण वहाँ के लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं। एक और दिया गया, ये पढ़ लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है एक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि वहाँ के ट्राइबल पीपल्स को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि ये सरदार सरोवर डैम बनने से, ओके, जो कि गुजरात में है। तो ये सब कुछ आपको याद रख लेना है कि आपके एनसीईआरटी में 3 बेसिकली आंदोलन दिया गया है इस चैप्टर में। एक का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक का नाम था तहरी बचाओ आंदोलन, और ये भी वही था, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में एक्स्ट्रा में दिया गया, ओके। तो 2 आंदोलन यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पर जो आपको पढ़ना जो बोले थे, ये मैपिंग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये रहा आपके पूरे एनसीईआरटी में केवल एक ही है जो कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में बताया जाता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता क्या है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ये केरला और ये तमिलनाडु है। तो क्या होता है, कभी कभी कोई नदी यहाँ से बहकर यहाँ चला जाता है, कभी कभी कोई नदी। तो इससे क्या होता है, मान लो केरला वाले अगर यहाँ पर डैम बना दे तो ये पानी आपको तमिल वाले को नहीं मिलेगा, जिससे तमिलनाडु वाले क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसी को कहते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स कहा जाता है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में एक ही इंटर स्टेट डिस्प्यूट दिया गया, और वो है आपका कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जो कि किस किस स्टेट के बीच में है, तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो आपका महाराष्ट्र नाम का स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट ने क्या किया, इस कोयना नाम के प्लेस में आई गेस कुछ बनाकर पानी बनाकर उसको पानी को रोक दिया, जिससे वाटर डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है इन तीनों स्टेट के बीच में। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व है तो याद रखिएगा, कर्नाटका, आंध्रा एंड महाराष्ट्र। तो ये बस आपको याद रख लेना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है, वो है आपका और भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पहले देख लीजिए क्या क्या और नेगेटिव इम्पैक्ट्स है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। तो इससे अर्थक्वेक आने की संभावना है, इससे वाटर बॉर्न डिसीजेस भी हो सकता है, एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर का भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ किसका है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या तो डैम्स के दिए गए हैं। अब नया टॉपिक जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट पेज में पढ़ना है, हम आपको दिखाते चलिए। तो यहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने के लिए ज़रा देखते हैं क्या है। यहाँ से पहले यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्या है सुनिएगा एक मिनट। In the hills and the mountain regions, people built diversion channels like gulls and kulls। तो आपके एग्जाम सीधा पूछ देगा गुल और कुल जो है ये कहाँ बनाया जाता है, तो आंसर इन द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, प्लीज़ याद रखिएगा हिमालयाज में बनता है गुल्स एंड कुल्स। अगर आप हिमालय याद नहीं कर पाओ तो इतना तो याद कर लो कि ये हिली एरियाज एंड माउंटेन रीजन में बनाया जाता है गुल्स एंड कुल्स। नेक्स्ट है और भी इस तरह के हम आपको नाम बताते, ज़रा सुनिएगा। उससे पहले एक और लाइन पढ़ा देते आपको, ये रहा। द rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water पर्टिकुलरली इन राजस्थान। तो अगर एग्जाम पूछ दे क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आपको बताना आना चाहिए कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब एक प्रैक्टिस होता है जिसके तहत हम लोग पानी को कंजर्व करके रखते हैं, खास करके राजस्थान जैसे स्टेट्स में। और भी है जो सेमी एंड एरिड एरियाज होता है, अगेन मतलब राजस्थान में कुछ 2 प्लेस का नाम दिया गया है, एक का नाम है जैसलमेर और एक का नाम है सब अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पर क्या बनाया गया है वाटर को स्टोर करने के लिए, तो आंसर है खादीन्स एंड जोहार्ट्स। तो अगर एग्जाम में पूछ दे खदीन्स एंड जोहार्ट्स कहाँ पर है, तो आपको बताना आना चाहिए कि ये जैसलमेर एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बनाया गया है। खत्म नहीं होता, यहाँ पर और भी ऐसे सुनिएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये देख लीजिए। इन द बीकानेर, पलौड़ी एंड बार्मर रीजन, यहाँ भी क्या किया जाता है, यहाँ टांकास बनाया जाता है, टांकास, जिसके मदद से क्या किया जाता है स्टोरिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो टांकास कहाँ है, और थोड़ी देर पहले आपको हमने ऊपर बोला था टांकास के अलावा कौन सा शब्द बोला है, खदीन्स कहाँ है, जोहार्ट्स कहाँ है। तो ये तीनों चीज़ राजस्थान में है जिसका पर्पस है वाटर को कंजर्व करना। और इस तरह ये पेज भी आपका कवर हो चुका है। और वेस्टर्न राजस्थान में एक चीज़ बताया गया, यहाँ पर पढ़ लीजिए कि याद कीजिए इंदिरा कैनाल
कैनाल प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत राजस्थान को पानी पहुंचाया जाता है और ये पेरनियल है। पेरनियल मतलब हर साल 365 दिन यहाँ पर पानी को पहुंचाया जाता है, जिसके कारण अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कम हो चुका है। ओके, तो अगर आपसे पूछे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस स्टेट में पाया जाता है, तो वो राजस्थान। फिर अगर आपसे पूछ दे, जो टर्म्स हम आपको बताए थे, चाहे वो जोहार्ड्स हो, चाहे वो आपके खदीन्स हो, चाहे वो आपके टांकास हो, चाहे इवन पालर पानी हो, ये चारों टर्म्स कहाँ हैं, तो ये राजस्थान में है। आपको बस ये याद कर लेना है। और यहाँ पर एक कहानी बताया गया जो कि है गेंडातूर का। तो ये गेंडातूर की कहानी ज़रा सुन लीजिए। गेंडातूर एक छोटा सा गांव है मैसूर कर्नाटका में, जहां पर लोगों ने हर घर में क्या इंस्टॉल किया है, तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल किया है। व्हाट इज़ द पर्पस, टू गेट द वाटर दैट दे नीड, जितना पानी उनको चाहिए उतना पानी उनको मिल जाए, इसी पर्पज़ से उन्होंने गेंडातूर जो कि गांव है कर्नाटका के मैसूर में, वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को इंस्टॉल किया है, जिसका नाम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है और ये नाम प्लीज़ याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सवाल है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ पाया जाता है, बस इतना पूछेगा, इससे डिटेल कुछ नहीं जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय में होता है, बस इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु, ये भी पॉइंट आपको याद करना है। तमिलनाडु इंडिया का इकलौता स्टेट है जहाँ पर क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करके रखा गया है। ओके, एंड व्हाट इज़ द यूज़, तो आंसर है जितनी वाटर उनको चाहिए उतनों को स्टोर करने के लिए ये बनाया जाता है। और इस तरह कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर हमने कवर कर दिया, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपको लगे कि हम भूल चुके हैं, मतलब आप भूल चुके हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा प्लीज़ सुन लीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 1 मार्क से। यहाँ 1 मार्क में पूछा गया है कि कोई भी एक रिवर सिस्टम का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सरदार सरोवर डैम, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है राइट द नेम ऑफ ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर, तो कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर तो ग्राउंड वाटर से मिल सकता है, सरफेस रन ऑफ से मिल सकता है, या एक और हम बताए थे आपको, ज़रा वो आप बताइएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में कवर किया था। ओके, चलिए हमें बता देते हैं, प्रेसिपिटेशन है इसका आंसर। प्रेसिपिटेशन कितना परसेंट पानी हम लोग है जो फ्रेश वाटर है, तो 2.5%। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, 25 मत पड़िएगा, 2.5% है, बस याद रख लीजिएगा। और टोटल एस्टिमेटेड वाटर कितना है धरती पर, जो कि ओशन में है, तो 96.5% है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्केर्सिटी, तो आपको हम बताए थे कि पॉपुलेशन और ये सब जो था, पॉपुलेशन बोले थे, ओवर एक्सप्लोटेशन बोले थे, एक्सेसिव यूज़ बोले थे, तो वो सारे रीज़न, इरिगेशन लिख लो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पस, ये सब आप लिख के आ सकते हो। एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का नाम बताइए, तो भोपाल लेक है। हीराकुद डैम किस नदी के किनारे हैं, तो महानदी के किनारे हैं। बाकरा नंगल डैम तो सतलज नदी के किनारे। किसने कहा था कि टेम्पल्स आर द मॉडर्न टेम्पल, डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए, ये गलत है आई गेस, मतलब क्योंकि हम ये गलत इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी नदी ऐसे जिसको सोरो कहा जाता है। सोरो मतलब दुख, जैसे कि बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है, तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। इसी तरह वेस्ट बंगाल का दुख, वेस्ट बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है, तो वो दामोदर रिवर को कहा जाता है। आई गेस ये कोई साइड बॉक्स में या छोटा करके कहीं दिया होगा जो हमारे नज़र में नहीं पड़ा, तो बस ये याद रख लीजिएगा, सोरो ऑफ बंगाल कहना चाहिए, ना कि रिवर ऑफ सोरो नहीं कहा जा सकता। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के आंदोलन के नाम बताइए, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम बचाओ आंदोलन। नागार्जुन सागर डैम कौन से नदी के किनारे हैं, तो ये भी हमने आपको बताया था, कृष्णा। सलाल प्रोजेक्ट किस नदी के किनारे है, तो चिनाब। जितनी भी सवाल अभी हमने पढ़ा है, मैंने सबके आंसर आपको कवर किया था, सिवाय एक के जो कि था रिवर ऑफ सोरो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलिएगा। ये भी मैंने आपसे बोलते वक्त हमने इग्नोर कर दिया, सॉरी, ये हमने हाईलाइट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा देखिएगा, कोई 2 स्टेट का नाम बताइए जहाँ पर हेवी रेन से प्रॉब्लम हुआ है, तो वन इज़ कॉल्ड महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। इन दोनों स्टेट में 2006 में फ्लड का सिचुएशन फ्लड का सिचुएशन हुआ था। यहाँ फूड लिख चुका है गलती से आई गेस, तो हैवी रेन के कारण हुआ था, तो ये सब याद रख लीजिएगा। एंड विच वाटर इज रिचार्ज बाय द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, इससे कौन सा पानी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद ये गुल्स एंड कुल्स कहाँ पर है, तो देख लीजिए 2012 में पूछा गया, ये वेस्टर्न हिमालयस में है। फिर कोई ऐसा एक स्टेट बताओ जहाँ पर
कैनाल इरिगेशन होता है। अगेन मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बताया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, आप देख सकते हो कि। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर डैम किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक मेथड होता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। सरदार सरोवर डैम कौन से नदी के किनारे है, तो आपको बताए थे नर्मदा नदी के किनारे है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन नागार्जुना सागर कौन सा डैम है, तो कृष्णा डैम। आप देख पाओगे कि बहुत बार ये सवाल रिपीट किया गया है। मेट्रो डैम कावेरी नदी के किनारे हैं। देन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, आज़ादी के बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने का मेन पर्पस क्या था, ये पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी में था। मैंने वो देखा नहीं, छोड़ दिया, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते, या तो एनसीईआरटी में भी ये है। ओके, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का टॉपिक था वहीं पर था ये आंसर। देन 2 टेक्निक्स बताओ जिससे हम लोग रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इस तरह बाकी सवाल भी हैं। यहाँ पर हम आपको स्लोली ऐसे करते जा रहे हैं, स्क्रॉल आप देख सकते हो, चाहे तो आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, या तो हम आपको एक टेक्निक भी बता देंगे। जस्ट आप गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर सीबीएसई हम एक वेबसाइट बताते हैं, जिससे कोई भी चीज़ का, कोई भी चैप्टर का अगर कभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, हम आपको वो बता देते हैं। सपोज दैट कोई जगह खोलते हैं, देखिएगा कैसे डाउनलोड करते हैं। बस आपको जो चैप्टर का चाहिए, मान लीजिए हमको वाटर रिसोर्स का चाहिए, तो आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है वाटर रिसोर्स एनसीईआरटी नहीं, वाटर रिसोर्स क्लास 10 पीडीएफ प्रीवियस ईयर पीडीएफ, इतना मार दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पीडीएफ। फिर से हम बता देते, ज़रा सुन लीजिए, वाटर रिसोर्स क्लास 10 प्रीवियस ईयर पीडीएफ, इतना कीजिएगा तो एक वेबसाइट खुलेगा, जिस वेबसाइट का नाम है, मतलब बहुत सारे कुछ आएंगे, जिसमें आपको कौन सा खोलना है, वहाँ पर लिखा रहेगा cbseonline.com, इस तरह कुछ लिखा रहेगा। आपको बस इस वेबसाइट में एंटर कर जाना है, जिस तरह आपको हम ये दिखा भी देते हैं, ज़रा देखिएगा। इस पर आओगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये कहाँ से डाउनलोड किया है, तो ये नाम है, देखिए ये रहा www.cbse.online.com, जो भी है cbse.online। तो आपको भी यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है, और आप कोई भी चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और प्लीज़ ये प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपको काम आएगा। ओके, मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लहंदे रह गए। ओ तू एक भी सुनी ना, तेनू तरस ना आया, असी दर्द जुदाई सहंदे रह गए। ओ जीना बड़ा मुश्किल होवे, दिन रात दिल रोवे, ना भी कोई सताए ना रब्बा।